पंत की काव्य साधना की समीक्षा कीजिए। उत्तर पंत जी की काव्य चेतना का विकास काल सन 1916 से सन 1977 तक फैला हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत से आंदोलन पंत जी के काव्यकाल में उठे तथा धीरे धीरे इतिहास बनते चले गए। लेकिन पंत जी की काव्य यात्रा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ती चली गई। वे अपनी रचनाक्रम के विषय से कभी विचलित नहीं हुए। देशकाल तथा परिस्थितियों ने उनमें कई वैचारिक परिवर्तन किए, परंतु ये परिवर्तनशीलता उनकी काव्य चेतना को निरंतर विकासमान बनाती रही। धीरे धीरे वे भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले गए। पंत जी ने अपनी काव्य यात्रा छायावाद से शुरू की थी और जीवन भर के छायावाद मुहावरों में ही लिखते रहे। यहाँ तक कि छायावादी संस्कार उनकी कविता को प्रगतिवाद और चेतनावाद काल में भी मुक्त नहीं कर सके। यदि हम उनके काव्य का समग्र विवेचन करें तो पता चलता है कि सन 1936 से सन 1940 तक उनका झुकाव मार्क्सवाद की तरफ था। तत्पश्चात सन 1940 से लेकर सन 1965 तक उनके काव्य पर अरविंद तथा विवेकानंद के विचारों का प्रभाव पड़ा। सन 1965 से सन 1977 तक का परिवर्तित काव्य अभिनव चेतना का काव्य कहा जा सकता है। पंत जी की संपूर्ण काव्य यात्रा को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना नितांत आवश्यक होगा। उनकी काव्य यात्रा को हम इसी आधार पर समझ पाएंगे। 1. छायावादी सोपान। इसे पंत जी की काव्य यात्रा का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। इसमें पंत जी के 5 काव्य संग्रह है: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन तथा ज्योत्सना। वीणा का प्रकाशन सन 1927 में हुआ। इसमें सन 1916 से सन 1919 तक की कविताएं संकलित हैं। इस रचना में प्रकृति वर्णन तथा मानव सौंदर्य का चित्रण किया गया है। भारतीय कवियों में कालिदास और रवींद्रनाथ की कल्पना छाप इनकी रचना में देखी जा सकती है। वीणा के पश्चात ग्रंथि का प्रकाशन सन 1920 के आसपास हुआ। यह एक प्रलय काव्य है जिसमें कर्ज के असफल प्रेम की चर्चा विद्यमान है। सन 1926 में पल्लव की रचना हुई तथा इसमें सन 1918 से सन 1925 तक की कविताएं सम्मिलित हैं। यह एक पूर्णतया आशावादी काव्य रचना कही गई है, क्योंकि इसमें छायावादी कवि का उत्कर्ष देखा जा सकता है। पल्लव के बाद गुंजन काव्य संग्रह का सन 1932 में प्रकाशन हुआ। इसमें सन 1926 से सन 1932 तक के काल की कविताएं सम्मिलित हैं। एक तारा, चांदनी तथा नौक विहार इसकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। सन 1934 में कवि की नाट्य कृति ज्योत्सना का प्रकाशन हुआ, लेकिन यह नाट्य की अपेक्षा काव्य अधिक लगता हुआ है। 2. प्रगतिवादी सोपान। ज्योत्सना के बाद कवि की ग्राम्य, युगांत आदि काव्य रचनाएं प्राप्त होती हैं। यूं तो ज्योत्सना में ही मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जा सकता है। युगांत में पहले युग का अंत हुआ तथा नए युग का आरंभ हुआ। इन रचनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि पंत जी की रचनाओं में की काव्य भूमि में काफी बदलाव आ चुका है। कवि ने जाति, धर्म तथा वर्ण का डटकर विरोध किया। यहाँ कवि पुरातन रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं को नष्ट करना चाहता है। युगांत की कविताओं को पढ़ने से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि कवि अब कल्पना लोक को छोड़कर यथार्थ की ओर आकृष्ट होने लगा है। युगवाणी में कवि का स्वर और तीखा दिखाई देता है। कवि अब पूर्णतया मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित हो चुका है और सर्वहारा वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति तथा शोषक वर्ग के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने लगता है। कवि अब ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है कि जिसमें न किसी प्रकार का शोषण हो, न ही वर्ग भेद हो। युगवाणी से जुड़ी रचना ग्राम्य है, जिसमें कवि ने ग्रामीण जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। इसमें कवि ने ग्रामीण नारी, गांव के लड़के, वृद्ध, धोबी, चमार, कहार आदि की जो झांकी प्रस्तुत की है वो पूर्णतया यथार्थवादी है।
वस्तुतः ये सभी रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं हैं और कवि मार्क्सवाद से प्रभावित होकर समाज के शोषित तथा गरीब लोगों को साहित्य में स्थान देता है। भले ही कुछ विद्वान इन रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहने के हक में न हों, लेकिन ये सभी कविताएं मार्क्सवाद के विचारों से ही प्रभावित दिखाई देती हैं। वस्तुतः युगांत से ग्राम्य तक का काव्य पूर्णतया प्रगतिवादी काव्य है। कवि इन रचनाओं में प्राचीन व्यवस्था तथा पुरातन रूढ़ियों को समाप्त करना चाहता है, यहाँ तक कि वह नव जागरण के लिए नवीन क्रांति का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। कवि जहाँ एक ओर प्राचीन रूढ़ियों तथा जड़ परंपराओं को समाप्त करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर अन्याय और शोषण का विरोध करना चाहता है। बूढ़ा नामक कविता में कवि एक ग्रामीण वृद्ध की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए प्रगतिवादी स्वर को मुखरित करता हुआ प्रतीत होता है। धीरे धीरे कविवर पंथ मार्क्सवाद को त्याग कर गांधीवाद की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं। ये भी एक कटु सत्य है कि ग्राम्य और युगवाणी में कवि ने मार्क्सवाद से प्रभावित होकर असंख्य कविताएं लिखी हैं। इस युग में कवि ने गांव में रहने वाले ब्राह्मण, ठाकुर, अहीर, कुम्हार, नाई, चमार, शोषित किसान आदि के असंख्य यथार्थ चित्र प्रस्तुत किए हैं। कवि इन्हें मानव जीवन न कहकर शक्त जीव कहता है जो जैसे तैसे जी रहे हैं। भले ही कवि ने ग्राम्य में ग्राम जीवन और ग्राम संस्कृति पर प्रकाश डाला है, परंतु कवि का मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों के अभावों का वर्णन करना है। 3. आत्म धन धन तथा आत्मचेतन का युग ग्राम्य के सृजन के पश्चात पंत जी ने अपने काव्य में शिव तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया। पंत जी एक आस्थावान कवि थे। वे मानवीय नैतिक मूल्यों की आवश्यकता अनुभव करते थे। धीरे धीरे उनकी काव्य यात्रा अरविंद दर्शन की तरफ मुड़ने लगी। पंत जी को आत्मानुभव हुआ कि मानव विकास केवल भौतिक साधनों से संभव नहीं है, उसे अपने भीतर परिष्कार करना होगा। सन 1944 में पंत जी का साक्षात्कार योगी अरविंद से पौंडीचेरी आश्रम में हुआ। अरविंद जी की पुस्तक डिवाइन लाइफ ने कवि को अपनी ओर आकर्षित किया, परंतु पंत जी मानवतावाद तथा अर्धचेतनावाद की चर्चा करने लगे। कवि ने स्वयं लिखा भी है, गांधी जी के संसर्ग में मुझे सदैव आत्मबल, आत्मविश्वास मिला है तथा अरविंद जी के संसर्ग में मेरा मानसिक क्षितिज व्यापक, गहन तथा सूक्ष्म बन पड़ा, ऐसा मेरा अनुभव है। सन 1947 में काफी समय बाद स्वर्ण किरण का प्रकाशन हुआ। यहाँ स्वर्ण शब्द अध्यात्म का प्रतीक है। कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित होने के कारण बार बार आत्मचिंतन में डूबा हुआ दिखाई देता है। स्वर्ण किरण के पश्चात स्वर्ण धूलि का प्रकाशन हुआ। इसकी भूमिका में कवि लिखता भी है। इस संग्रह में कुछ सन 1941 के गीत सम्मिलित हैं। सन्यासी का गीत श्री विवेकानंद कृत सांग ऑफ द सन्यासिन का रूपांतर है, जो सन 1935 की रचना है। अंत में वैदिक मंत्रों तथा तत्संबंधी अध्ययन से प्रभावित होकर कुछ छंद जोड़ दिए हैं। वस्तुतः अरविंद दर्शन के संपर्क में आने के बाद ही कवि अंतर्मुखी हो जाता है और वह भौतिक समता पर बल देने लगता है। इसलिए कवि तप, संयम, बद्धा, ईश्वर आदि की बारी बारी चर्चा करता है। स्वयं पंत जी ने लिखा भी है, अपनी नवीन अनुभूतियों के लिए जिन्हें मैं अपनी सूजन चेतना का स्वप्न संचरण या काल्पनिक आरोहण समझता था, मुझे किसी प्रकार के बौद्धिक तया आध्यात्मिक अवलंब की आवश्यकता हुई। इन्हीं दिनों मेरा परिचय श्री अरविंद के भागवत जीवन से हो गया। उसके प्रथम खंड को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अस्पष्ट स्वप्न चिंतन को अत्यंत सुस्पष्ट, सुगठित एवं पूर्ण दर्शन के रूप में रख दिया गया है। अपनी अस्वस्थता के बाद मुझे कल्पना चित्रपट के संबंध में मद्रास जाना पड़ा और मुझे पांडिचेरी में अरविंद के दर्शन करने तथा उनके आश्रम के निकट संपर्क में आने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सका। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री अरविंद के दिव्य दर्शन से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। श्री अरविंद के आश्रम के योग युक्त वातावरण के प्रभाव से,
ऊर्ध्व मान्यताओं संबंधी मेरी अनेक शंकाएं दूर हुई हैं। स्वर्ण किरण और उसके बाद की रचनाओं में ये प्रभाव मेरी सीमाओं के भीतर किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होता है। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर पंत जी चेतना के विकास को सर्वाधिक महत्व देने लगे। अब कवि यह मानता है कि चेतना सभी जड़ तथा चेतन पदार्थों में विद्यमान है और कहीं यह आकाश का रूप धारण करती है। इसी प्रकार ब्रह्म, जीव तथा जगत एक ही चेतना के भिन्न भिन्न रूप हैं। 4. नव मानवतावादी सोपान पंथ के काव्य का चतुर्थ सोपान नव मानवतावाद की स्थापना है। अब कवि नव मानवतावाद का संदेश देता हुआ देखा जा सकता है। उत्तरार्ध के पश्चात कवि की रचना बूढ़ा चांद तथा कला प्रकाशित हुई। इस प्रकार प्रतिमा के बाद लोकायतन का प्रकाशन हुआ। इसी प्रकार अगीत गीत, चिदंबरा, रजत शिखर, शिल्पी, गीत हंस आदि असंख्य रचनाएं प्रकाशित हुई। शिल्पी, ध्वंसशेष, दया, अप्सरा कवि के 3 काव्य रूपक हैं। इनमें कवि नव मानवतावाद का संदेश देता प्रतीत होता है। यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि ईश्वर ध्यान की प्रेरणा से पत्थर में भी प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। वस्तुतः उत्तरा से लेकर अभिषेशकता तक की सभी काव्य रचनाओं में नव मानवतावादी संदेश सुनाई देता है। कवि मानव चेतना समाज को तथा सृजन शक्ति की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहता है। यही नहीं, वह जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद के पचड़ों से मुक्त करना चाहता है। इस संदर्भ में कवि चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता मिले। धीरे धीरे कवि प्रेमाराधना पर बल देता हुआ नव मानवतावाद की स्थापना करना चाहता है। ध्वंसशेष में भी नव निर्माण का सपना देखा जा सकता है। इसमें वृद्ध अंतर चेतना का बिंदु है तो युवती आधुनिक चेतना का प्रतीक है। अप्सरा रूपक में कलाकार के रूप में स्वयं है जो बाद में भटक गया है। कुछ समय बाद कलाकार को पता चलता है कि युग बदल गया है, अब उसे भी बदलना चाहिए। यहाँ कवि मार्क्सवाद को हीन समझता है और अंतश्चेतनावाद की स्थापना करना चाहता है। नव निर्माण नामक कविता नव मानवतावाद का ही उद्घोष है। इसके माध्यम से कवि यह स्पष्ट करता है कि अब भारत स्वाधीन हो चुका है, लेकिन अभी तक न तो मानव चेतना मुक्त हुई, न ही मानव मन का भय दूर हुआ है। 5. लोक जीवन का सोपान कला और बूढ़ा चांद के बाद पंत जी काव्य यात्रा लोकायतन पर आकर समाप्त हो जाती है। ये कवि का एकमात्र महाकाव्य है। कवि ने विशाल परिप्रेक्ष्य में कथानक को स्पष्ट किया है। कथानक का श्री गणेश पूर्वास्मृति खंड से होता है। ये खंड संपूर्ण महाकाव्य की भूमिका प्रस्तुत करता है। इस महाकाव्य का संबंध स्वतंत्रता संग्राम से है। इस महाकाव्य में एक ओर जहां दार्शनिक आधार है तो दूसरी ओर समाज का जीवन। कुछ विद्वानों ने इस काव्य पर यह आरोप लगाया है कि इस महाकाव्य का दार्शनिक आधार स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस महाकाव्य का महत्व इसमें वर्णित लोक जीवन में देखा जा सकता है। अतः गांधी जी भी प्रारंभिक भाग में राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उससे आगे का कथानक सुंदरपुर में कवि वंशी हरि और उसकी बहन श्री श्री के प्रयत्नों से स्थापित कला शिविर, जिसका लक्ष्य है जनमानस में कला और संस्कृति के संस्कारों का संचार करके राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और मानवीय चेतना जगाना। माधो गुरु को खलनायक की भूमिका में चित्रित किया गया है, जो कला केंद्र को बदनाम करके कवि वंशी और उसके सहयोगियों के प्रयत्नों को ध्वस्त करना चाहता है। माघो गुरु के घातक षड्यंत्र से वंशी की रक्षा करते समय हरि प्राणों का उत्सर्ग कर देता है तथा बाद में उसकी बहन सिरी का भी प्राणांत हो जाता है। अब केंद्र का दायित्व विदेशी महिला मेरी संयुक्ता के कंधों पर आ पड़ता है। तभी अचानक अणुबम के विस्फोट से केंद्र ध्वस्त हो जाता है। भाग्यवश मेरी और कुछ अन्य सहयोगी बच जाते हैं।
मेरी हिमालय के प्रांगण में लोकायतन नामक नवीन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करके कवि वंशी के सांस्कृतिक और कलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। लोकायतन में छायावादी, प्रगतिशील, अंतःश्वेतनावादी सोपानों की भावगत और शैलीगत प्रवृत्तियों का बड़ा ही सुखद सामंजस्य मिलता है। समूचा काव्य छंदोबद्ध है। कहीं मुक्त छंद या छंद मुक्त रचना का समावेश नहीं है। कथानक सूक्ष्म है तथा सुसंगठित नहीं है। बीच बीच में लंबे लंबे चिंतनपूर्ण भाषाओं को कविता में ढाला गया है, जिससे नीरसता आना स्वाभाविक है। भारतीय तथा पाश्चात्य विचारधाराओं का संग्रह प्रस्तुत करने के आग्रह ने कथा प्रसंगों को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। फिर भी कलात्मक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और विश्व मानवतावादी उदात्त लक्ष्यों की सप्राण अभिव्यक्ति के कारण यह महाकाव्य पठनीय और मननीय है। लोकायतन के पश्चात पी फटने से पहले शशि की तरी, समाधिता, आस्था, सत्यकौम आदि कुछ रचनाएं पंत जी ने लिखी। इनमें कवि एक अंतःश्वेतनावादी योजना की चर्चा करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ कवि ईश्वर को ही मानव पर आश्रित बताने लगा है। कवि का विचार है कि ईश्वर मानव के दृश्यों से ही काम करवाता है, यदि मानव साथ न दे तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता।